सुधा एक बहुत ही ज्यादा गरीब औरत थी जिसकी सोनाक्षी, मीनाक्षी, कोयल, पायल और राधा नाम की 5 बेटियां थी। जैसे तैसे करके सुधा ने अपनी 5 बेटियों की शादी बहुत अच्छे घर में की थी और इस वक्त उसकी 5 बेटियां बहुत ही ज्यादा अमीरी में अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन बेचारी सुधा अभी भी गरीब की गरीब ही थी। सुधा की 3 बड़ी बेटियों को तो कभी भी अपनी माँ की याद आती ही नहीं थी, लेकिन पायल और राधा जो कि इन सबसे छोटी थी, उन दोनों को हमेशा ही अपनी माँ की याद सताया करती थी। इसी तरह से एक दिन 5 बहनें कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कर रही होती है। तभी सोनाक्षी बोलती है, और बताओ कैसा चल रहा है तुम सबका। वैसे मेरा और मेरे ससुराल वालों का प्लान है कि हम कुछ दिनों के लिए हिमाचल जाए, क्योंकि काफी समय से हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, इसलिए हम सब हिमाचल जाने का प्लान बना रहे हैं। क्या बात है, हिमाचल तो बहुत अच्छी जगह है। वैसे मैं और मेरे पति भी काफी टाइम से मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं और हम तो अगले हफ्ते मनाली जा भी रहे हैं। हमने टिकट भी बुक कर ली है जाने की। लगता है इस बार हम सब कहीं ना कहीं घूमने ही जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपने ससुराल वालों के साथ कश्मीर जा रही हूँ और कश्मीर जाने का प्लान भी मेरा ही है, क्योंकि मैं तो कभी कश्मीर घूमने गई ही नहीं और सुना है कि कश्मीर की वादियाँ बहुत यादगार हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सब अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा रही हो, पर तुम में से किसी का भी प्लान नहीं है क्या माँ से मिलने का? क्योंकि मेरा तो काफी टाइम से माँ से मिलने का मन कर रहा है। हाँ, कितना टाइम हो गया है, हम सब माँ से मिलने तो गए ही नहीं हैं। मुझे लगता है कि हम सबको माँ से मिलने उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब मिलकर अपने मायके जाएंगे तो माँ को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है जब हम 5 एक साथ इकट्ठा हो। अरे क्या करेंगे अब वहां पर जाकर, मेरा तो मन ही नहीं करता उस टूटे फूटे से घर में जाने का। मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ माँ के यहाँ, क्योंकि वहां तो किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी ही नहीं है और अब तो मुझे एसी में रहने की आदत हो चुकी है। और नहीं तो क्या, माँ की गरीबी देखकर मुझे मेरे ससुराल वाले मायके जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने मायके जाऊंगी तो बहुत जल्द बीमार पड़ जाऊंगी, क्योंकि ना तो माँ के घर में साफ सफाई है और ना ही किसी भी चीज की कोई सुख सुविधा। और मुझसे तो कोई उम्मीद मत करो, मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। एक बार गई थी, सारी रात इतने मच्छर काटे ना वहां पर, मैं तो अगली सुबह ही भाग कर आ गई, इसलिए मैं तो नहीं जाने वाली। अगर तुम में से किसी को जाना हो तो जा सकते हो। अरे क्या हो गया है तुम सबको, तुम ये भूलती जा रही हो कि वो हमारा मायका है, वही हमारा जन्म हुआ है और इस घर में हमारा बचपन बीता है। माँ का घर हर बेटी के लिए बहुत अनमोल होता है और आज तुम अमीर होने के बाद अपनी माँ की गरीबी पर लात मार रही हो। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। अरे हम सबको माँ के पास जाना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए, उन्हें ऐसा महसूस करवाना चाहिए कि शादी के बाद अमीर होने के बावजूद हमारे मन में माँ के लिए प्यार कम नहीं हुआ है। तुम दोनों को जाना है तो चली जाओ, लेकिन हमसे उम्मीद मत रखो कि हम में से कोई जाएगा। तुम्हें अगर ज्यादा शौक है उस गरीबी वाले घर में रहने का तो तुम 1 हफ्ते के लिए नहीं बल्कि महीने महीने के लिए चली जाओ। और नहीं तो क्या, हम सब अपना अपना प्लान बना चुके हैं। मैं तो किसी भी कीमत पर अपना प्लान कैंसिल नहीं करूंगी। इसी तरह से 5 बहनें काफी देर तक आपस में बात करती है और फिर फोन काट देती है। कुछ दिनों बाद अपने अपने बनाए हुए प्लान के अनुसार सोनाक्षी, मीनाक्षी और कोयल अपने अपने ससुराल वालों और पति के साथ अलग अलग जगह पर घूमने फिरने के लिए चली जाती है। लेकिन राधा और पायल दोनों ही अपनी माँ से मिलने के लिए उसके पास जाती है। अपनी दोनों बेटियों को ऐसे अचानक अपने घर देखकर सुधा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से अपनी बेटियों के गले लग जाती है। इस खुशी के मौके पर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पायल बोलती है, अरे माँ आप रो क्यों रही है, क्या हो गया? बोलो ना माँ, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? हम यहाँ पर आए, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? बोलो ना माँ, आप क्यों रो रही हो? आपको ऐसे रोता हुआ देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो माँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है।
और बेटा ये तो खुशी के आंसू है। माँ, हम यहाँ पर आपके साथ खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं, आपको रुलाने के लिए नहीं आए हैं। कितने दिन हो गए थे माँ आपसे मिले हुए, आपके हाथों का खाना खाए हुए। कितनी याद आती है ससुराल में हमें आपकी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। तुम दोनों तो फिर भी मुझसे मिलने आ गई। तुम्हारी बाकी की तीनों बहनें ना तो मेरा फोन उठाती है और ना मुझसे बात करती है। माँ, उनके बारे में तो हम दोनों भी आपसे क्या ही कहे। आप जाने दीजिए ना, हम दोनों आ गए हैं आपके लिए, यही बहुत है। और नहीं तो क्या, अब उनकी कमी भी हम ही पूरी कर देंगे। चलो तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे आप क्यों बना रही है? मैं और राधा बनाकर लाते हैं ना आज आपके लिए। पर तुम दोनों अभी तो आई हो बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं बनाकर लेकर आती हूँ ना। अरे कुछ नहीं होता माँ, हम दोनों बनाकर लाते हैं, आप बैठो। इतना कहकर पायल और राधा दोनों ही रसोई में जाती है और जल्दी से चाय नाश्ता बनाती है, जिसके बाद तीनों माँ बेटी बैठकर आराम से चाय नाश्ता करती है। पायल और राधा के आ जाने से सुधा के गरीब घर में फिर से खुशियों की रोशनी भर जाती है। अब घर में सारा दिन हंसने और बातचीत करने की आवाज आती रहती है और इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं और कब एक हफ्ता पूरा हो जाता है राधा और पायल को पता भी नहीं चलता। और अब दोनों का अपने अपने ससुराल जाने का वक्त आ जाता है। और जैसे ही वो दोनों अपना अपना सामान पैक करके जाने के लिए तैयार होती है, तभी सुधा हाथों में कुछ कपड़े लेकर आती है और दोनों को देते हुए बोलती है, ये लो बेटा, ये तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी माँ, आपका प्यार बहुत तो है हम दोनों के लिए, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? और नहीं तो क्या, और ये कहाँ से लेकर आई आप ये सब? ये तो मैंने बहुत पहले से लाकर रखा हुआ था। कभी तुम पांचों एक साथ घर पर आओगी तो तुम पांचों को दूंगी। अब तुम दो ही आई हो तो तुम दो ही ले जाओ। चिंता मत करो माँ, हम कोशिश करेंगे कि जब हम अगली बार आए तो हम बाकी की बहनों को भी साथ लेकर आए। इसलिए आप अपना दिल छोटा मत करो, जितना हो सके उतना अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। बेटा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अब वो इस गरीब माँ की बेटियां नहीं बल्कि अमीर ससुराल की बहुएं बन चुकी है और अब उन्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है। इसलिए मेरे मन में उनके आने की कोई आशा नहीं है। बस इसी बात का हमेशा मलाल रहता है कि मेरी खुद की बेटियां मुझे गरीब समझती है। ऐसी बात नहीं है माँ, आप ये सब मत सोचो। बेटा, मैं सब कुछ समझती हूँ, माँ हूँ मैं तुम्हारी, मुझसे झूठ बोलकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम दोनों हमेशा आपके पास आएंगे और हमेशा आपसे प्यार करेंगे। इतना कहकर दोनों बहनें सुधा के गले लग जाती है और फिर वहां से अपने अपने ससुराल लौट जाती है। यूं ही दिन गुजरने लगते हैं। राधा और पायल अपनी माँ से मिलने जाती ही रहती थी, लेकिन मीनाक्षी, सोनाक्षी और कोयल ना तो अपनी माँ से बात करती थी और ना ही कभी उससे मिलने के लिए उनके घर जाती थी। अपनी तीनों बेटियों की चिंता अक्सर ही सुधा को बहुत ज्यादा सताया करती थी और ज्यादा चिंता करने की वजह से सुधा की तबीयत भी खराब हो जाती है। और जैसे ही राधा और पायल को ये बात पता चलती है, वो जल्दी से अपनी माँ के पास पहुँचती है, लेकिन मीनाक्षी, कोयल और सोनाक्षी अभी भी अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं जाती। बीमारी की अवस्था में खाट पर लेटी सुधा राधा और पायल को देखकर रोने लग जाती है और उनके हाथों में कुछ कागज देते हुए बोलती है, राधा बेटा, पायल बेटा, ये मेरे जीवन भर की पूंजी है, इसे मैं तुम दोनों को देना चाहती हूँ। ये क्या है माँ, पर ये आप हमें क्यों दे रही है? क्योंकि इस पर तुम दोनों का हक है बेटा, इसलिए। मैं कुछ समझी नहीं माँ, आप क्या कहने की कोशिश कर रही है? बेटा, मैंने तुम पांचों बहनों से आज तक एक बात छुपा कर रखी है। तुम्हारे पिताजी मरने से पहले बहुत सारी जमीन और जायदाद मेरे नाम पर छोड़ गए थे, पर मैंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसमें से थोड़ा हिस्सा बेचकर मैंने तुम पांचों की अच्छी घर में शादी करवा दी। तो माँ, अब जो बची हुई जमीन जायदाद है उसे मैं तुम दोनों के नाम करना चाहती हूँ। पर माँ, इस पर तो हम पांचों बहनों का हक है ना, तो फिर हम दोनों को ही क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने ही मुझे संभाला है,
तुम्हारे बाकी की 3 बहनों को तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए मैं अपना सब कुछ तुम दोनों के नाम करके जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। इतना कहकर सुधा अपनी आंखें बंद कर लेती है और हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर चली जाती है। सुधा के मरने की खबर जब सोनाक्षी, मीनाक्षी और कोयल तीनों को मिलती है तो उन तीनों को बहुत दुख होता है। साथ ही जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि मरने से पहले माँ ने राधा और पायल को बहुत सारी जमीन और जायदाद दे दी है तो उन्हें और भी ज्यादा बुरा लगता है। पर सुधा के चले जाने के बाद बची हुई 3 अमीर बहनें मीनाक्षी, कोयल और सोनाक्षी को अपनी गलती का एहसास भी होता है कि माँ का होना जीवन में कितना जरूरी होता है। पर अब उनके पछतावे का किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि माफी मांगने के लिए ना तो उनकी माँ इस संसार में थी और ना ही वो जाकर अपनी माँ से मिल सकती थी। रुचि 4 साल पुरानी अपनी कॉलेज की कुछ किताबें देख रही थी कि तभी उनमें से एक कागज निकलकर नीचे गिरता है। उत्सुकतावश वो उसे उठाती है और पढ़ने लगती है। अरे, ये तो वही कागज है जिस पर हम तीनों सहेलियों ने प्रॉमिस लिखा था कि हम कभी भी बिछड़ेंगे नहीं और साल में एक बार जरूर मिला करेंगे। कहाँ होंगी वो दोनों? ये सब बातें, कहानी सब सिर्फ कॉलेज तक ही रह जाती हैं। उसके बाद की जिंदगी हम सबको पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाती है। तभी पीछे से उसका पति सत्येंद्र उसे आवाज देता है। मैंने तुमसे फाइल मांगी थी और तुम अपनी कॉलेज की किताबें खोलकर बैठी हो। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कॉलेज में हम तीनों दोस्त हुआ करती थीं, बहुत पक्की। कॉलेज के आखिरी दिन इसी पेपर पर हम लोगों ने लिखा था कि हम साल में एक बार जरूर मिला करेंगे, बेशक हम कहीं पर भी हों। पर ये देखो, उस दिन के बाद हम कभी मिले ही नहीं। हम लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, लड़कों का क्या है, वो तो कभी भी मिल लेते हैं। कैसी बातें कर रही हो रुचि? मैंने कभी तुम्हें कुछ भी करने से रोका है? तुम्हारा मन अगर अपनी सहेलियों से मिलने का है तो तुम जा सकती हो और उनसे मिलोगी तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा। अच्छा ये बताओ, मेरी फाइल कहाँ है? ये सुनकर रुचि खुश हो जाती है। सत्येंद्र को फाइल देने के बाद वो अपनी पुरानी किताबों में उनके एड्रेस और फोन नंबर ढूंढने लगती है और फिर थोड़ी सी मेहनत के बाद उसे प्रिया और काजल का नंबर मिल जाता है। ट्राई करने पर काजल का नंबर बंद मिलता है, जबकि प्रिया के नंबर पर बेल जा रही थी। थोड़ी देर बाद वहां से प्रिया फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं नहीं बताऊंगी। आवाज सुनकर पहचान, कौन बोल रहा है? प्रिया 1-2 बार और आवाज सुनती है और फिर खुशी से उछल पड़ती है। ओह माय गॉड रुचि, तुम हो? इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आई? क्या बात है ना, फोन लगाते ही शिकायतें शुरू कर दी। कम से कम मुझे याद तो आई, तुम्हें तो वो भी नहीं आई। और ये बताओ कि ये काजल कहाँ है? उसका फोन नंबर क्यों ऑफ आ रहा है? उससे मिले भी मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले एक दिन मुलाकात हुई थी तो बड़ी दुखी थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वो नौकरी की तलाश में थी। अब पता नहीं कहाँ होगी। और तुम बताओ, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? बताऊंगी। जल्दी से एड्रेस दे पहले। मैं तेरे पास कल मिलने आती हूँ और उसके बाद हम लोग काजल को भी ढूंढेंगे। प्रिया खुश होकर रुचि को अपना एड्रेस बता देती है। फिर फोन रखने के बाद, ये तो कमाल ही हो गया, आज उसने मुझे फोन किया। और मुझे लगा था कि उसे अपनी अमीरी पर इतना घमंड आ गया है कि उसने कभी मुझे याद ही नहीं किया। तभी प्रिया का भाई वहां आता है। क्या हुआ प्रिया दीदी, बड़ा मुस्कुरा रही हो? तुम्हें याद है मेरी कॉलेज की वो मेरी सबसे अमीर सहेली? आज उसका फोन आया है, वो कल हमारे घर आ रही है। पर राहुल, देखो ना, सारा घर कैसे बिखरा हुआ है और हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, तुम लड़कियां जब आपस में मिलती हो तो ये क्यों देखती हो कि इसने क्या पहना है, ये कहाँ रहती है, इसका घर कैसा है? अरे दोस्ती में ये सब थोड़ी देखा जाता है। हम लड़कों को देखो, हम तो किसी से मिलते हुए ये सब नहीं सोचते। हाँ, तुम्हारा कोई इतना अमीर दोस्त भी तो नहीं है। अच्छा चलो, तुम जल्दी से मेरे साथ घर थोड़ा ठीक करवाओ। इसे कम से कम थोड़ा इस लायक तो बना दें कि उसे मैं बैठा सकूं। अभी दोनों भाई बहन मिलकर घर ठीक करने लगते हैं। प्रिया का छोटा भाई उससे 2 साल छोटा था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और प्रिया एक बड़े ऑफिस में जॉब करती थी और वही अपने भाई की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी।
उसके पिताजी भी एक ऑफिस में चपरासी का काम करते थे। तनख्वाह ज्यादा न होने के कारण आधा भार प्रिया ने अपने कंधों पर उठा लिया था और राहुल की पढ़ाई का ये आखिरी साल था। अगले दिन रुचि अपनी बड़ी सी गाड़ी में प्रिया के घर के सामने आकर रुकती है। प्रिया और राहुल दोनों उसका स्वागत करते हैं। कैसी हो तुम? घर ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। घर तो मिल गया था, बस बाहर कुछ लोग रोक रहे थे कि इतनी बड़ी गाड़ी लेकर अंदर मत जाओ। मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? और ये तुम्हारा छोटा भाई है ना? हाँ रुचि दीदी, मैं इनका छोटा भाई हूँ और आपका भी। आप लोग बैठो, मैं अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, समोसे नहीं, उनमें बहुत तेल होता है। एक काम करो, सैंडविच ले आओ। ओके, तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ सैंडविच और कुछ समोसे लेकर आता हूँ। प्रिया रुचि के लिए चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर में राहुल सैंडविच और समोसे भी ले आता है। अच्छा, तो तुम ऑफिस में जॉब करती हो। तुम्हें काजल के बारे में कुछ पता है? नहीं यार, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उस समय जब वो मिली थी तो बहुत दुखी थी। मेरी भी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उसकी मदद कर पाती। हाँ, शायद तुम उस समय उसे मिली होती तो शायद आज हम तीनों इकट्ठा होती। अरे आजकल इंसानों को ढूंढना कौन सा बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर देखो, कहीं ना कहीं तो होंगी। वरना तुम्हारे पास में उनका पुराना एड्रेस है ना, तो मुझे दो, मैं पता करवाता हूँ कि वो कहाँ पर है। अरे वाह प्रिया, तुम्हारा भाई तो बड़ा इंटेलिजेंट है। चलो सोशल मीडिया पर चेक करते हैं। लेकिन बहुत चेक करने के बाद भी काजल का कहीं पता नहीं था। फिर राहुल एड्रेस ले लेता है। रुचि प्रिया से मिलकर बहुत खुश थी और थोड़ी देर बाद वो अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद राहुल काजल का करंट एड्रेस प्रिया के हाथ पर रख देता है। पर दीदी, एक बुरी खबर भी है। उनकी हालत सचमुच में बहुत बेकार है। एक छोटे से कमरे में दोनों बहनें रहती हैं। काजल कहीं नौकरी करती हैं और उसकी छोटी बहन मेरी तरह पढ़ाई। थैंक यू सो मच राहुल, मैं रुचि को बता देती हूँ। कल चलते हैं फिर उसके घर। फिर प्रिया रुचि को काजल के बारे में बताती है और उसका एड्रेस देती है। अगले दिन दोनों सहेलियां प्रिया की गाड़ी में बैठकर काजल के घर पहुंच जाती हैं। संडे का दिन था, दोनों बहनें घर पर ही थीं। दरवाजा बजाने पर काजल की छोटी बहन रिया दरवाजा खोलती है। किनसे मिलना है आपको? तुम लगता है काजल की छोटी बहन हो और हम दोनों काजल की सहेलियां हैं, उससे मिलने के लिए आई हैं। कहाँ है वो महारानी? ये कहते हुए दोनों सहेलियां अंदर आ जाती हैं। काजल दोपहर का खाना तैयार कर रही थी। उन दोनों को वहां देखकर वो बहुत खुश होती है और भागकर उनके गले लग जाती है। दूर हो जाओ तुम, गले मत मिलो। तुमने तो हमें बिल्कुल बेगाना ही कर दिया। भला ऐसा भी कोई करता है? कुछ समझ में ही नहीं आया। अचानक से माँ बाबा का एक्सीडेंट हो गया और वो हम दोनों को दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। छोटी बहन की पढ़ाई, बाबा का लिया हुआ कर्जा चुकाने में घर तक बिक गया। फिर बताओ, ऐसे में यारी दोस्ती याद रहती या फर्ज? आप दीदी की कॉलेज वाली दोस्त है ना? हाँ हाँ, हम वही हैं। आप सब लोग बातें करो, मैं आप लोगों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। फिर तीनों सहेलियां बातें करने लगती हैं। काजल की स्थिति बहुत खराब थी। प्रिया की भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन कम से कम उसके सर पर बाप का साया और छत थी। मुझे लगता है वो कहावत बिल्कुल सच है कि सबको अपने अपने हिस्से के दुख और खुशियां मिलती हैं। दुख तुम दोनों का खत्म हो गया, अब खुशियों का इंतजार करो। मैं अपनी सहेलियों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं सतेंद्र से बात करूंगी और देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। रिया सबके लिए चाय बना लाई थी कि तभी रुचि कहती है, नहीं नहीं, मैं खाली चाय नहीं पीऊंगी। मैंने देखा था कि अभी काजल खाना बना रही थी, तो जल्दी से खाना लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खाना? रुचि, तुम ये खाना कैसे खा सकती हो? मैंने तो चटनी और रोटी बनाई है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है रुचि कागज के नोट खाती है क्या? जाओ रिया, थाली में रखकर रोटियां और चटनी ले आओ, चाय के साथ मजा आ जाएगा। फिर सब लोग खुशी खुशी रोटी चटनी खाते हैं और फिर चाय पीते हुए बातें करने लगते हैं। घर आने पर रुचि अपनी दोनों गरीब सहेलियों के बारे में सत्येंद्र को बताती है। तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा रुचि। वरना लड़कियां बहुत अमीर होने पर घमंडी हो जाती हैं और अपनी सहेलियों को तो भूल ही जाती हैं, और वो भी वैसी सहेलियां जो बहुत गरीब हों। नहीं सत्येंद्र, ऐसा नहीं है।
मुझे अपनी सहेलियां हमेशा से याद थीं। बस वक्त ने हमें जुदा कर दिया और शायद अब इसलिए मिलवाया है कि मैं अपनी दोनों सहेलियों की मदद कर सकूं। ठीक है, तुम चिंता मत करो। काजल और उसकी बहन से कहो कि अभी जो हमने नए फ्लैट बनाए हैं उनमें से एक फ्लैट उनका है। सर पर छत हो तो काम करने में भी अच्छा लगता है। और प्रिया के भाई की पढ़ाई खत्म होने दो, फिर मैं उसे किसी न किसी फर्म में नौकरी दिलवा दूंगा। थैंक यू सो मच सत्येंद्र। मेरी सहेलियों की हालत अच्छी हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। रुचि और सत्येंद्र काजल से मिलते हैं। काजल को सत्येंद्र अपनी ही कंपनी में नौकरी दे देता है और रहने के लिए एक फ्लैट भी। मैं आप दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। कोई शुक्रिया नहीं, बस दिल लगाकर काम करना और इस कंपनी को अपना ही समझना। हाँ जीजा जी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और उधर पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद राहुल को भी नौकरी मिल जाती है। प्रिया दीदी, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म होती है और मेरी शुरू होती है। बस अब एक अच्छा सा घर परिवार देखकर मैं आपकी शादी कर दूंगा। क्यों बाबा, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रिया ने बहुत जिम्मेदारियां उठाई हैं, अब तुम्हारी बारी है। और फिर रुचि सबको अपने घर में पार्टी देती है। सब लोग बहुत खुश थे। रुचि में अपनी अमीरी का नाम मात्र का भी घमंड नहीं था। तुम दोनों से मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी दुनिया पूरी हो गई है। सचमुच में माँ बाबा के चले जाने के बाद कितना अकेला महसूस हो रहा था। अब चिंता की कोई बात नहीं है। चलो, हम तीनों सहेलियां प्रॉमिस करती हैं कि अब हम हमेशा साथ रहेंगी। जरा मजबूती से पकड़ लेना, वरना फेविकोल लगा लेना। फेविकोल का मजबूत जोड़ तुम तीनों की दोस्ती को हमेशा जोड़े रखेगा। और ये सुनकर तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं और सारा माहौल हंसी से गूंज जाता है।